हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायो वाइब्स एसपी में। हम मैथमेटिक्स की सीरीज के अंदर आज एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 के सभी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड? आप जाइए और पहले वीडियो को देखिए, वहां पर गुणनखंड क्या होते हैं और इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, कंप्लीट समझाया चीजों को। अब यहाँ देखिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने और इसको फिर उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। सामान्य तरीका है, सबसे पहले कहा है हल किसका? 140। फटाफट देखिए चीजों को। सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग 7 बार 0, फिर 2 का भाग 3 भाग 5, फिर 5 का भाग 7 बार, 7 पंजे 35, और फिर 7 का भाग 1 बार, यानी 140 के क्या होंगे अभाज्य गुणनफल? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड और इनको गुणनफल के रूप में भी लिख दिया। फिर है 156, 156, 2 का भाग 7 बार, 7 गुना 2 14, 1 यानी 8 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, 3 गुना 2 6, एक रहा पीछे 7 9, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, और 13 का भाग 13 में 1 बार। सारी अभाज्य संख्याओं को भाग दिए जा रहे, इसलिए अभाज्य गुणनखंड। तो 156 में क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, 1 और 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गए 156 के अभाज्य गुणनखंड। फिर करने 3 8 2 5, इसके अंदर इकाई का अंक देखते हैं 5, विषम संख्या 2 का भाग जाएगा नहीं, फिर देते 3 का, तो 3 का भाग पूरा योग करो, जिसमें भाग जाता है योग में, तो 3 का भाग इस संख्या में भी जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 से 16 17 18, बिल्कुल 18 में 3 का भाग जाता, मतलब इसमें भी जाएगा 3 का भाग। पहले 1 बार, 3 एकम 3, फिर 3 गुना 2 6, पीछे रहे 2, 7 तिया 21, और फिर 1 5 तिया 15। फिर अब इसमें 7 से 8 और 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, इसमें भी जाएगा 3 का भाग। पहले 4 तिया 12, फिर 3 गुना 2 6, और फिर 1, तो 5 तिया 15। अब इसमें 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाएगा। अब देंगे 3 के बाद 4, जो भाज्य संख्या है हमें करना है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या फिर आती है 5, 5 का भाग इसमें जाएगा 8 पंजे 40, पीछे रहे 2, फिर 2 तो 25, 5 बार यानी 85, फिर 5 का भाग कितनी बार गया? 1 बार, 5 एकम 5, पीछे रहे 3, 7 पंजे 35, पीछे रहे 3, तो ये होगा 35 में 5 एकम 5, 5 गुना 2 10, 5 दिया 15, 5 सौ 20, 5 बार 25, 5 6 30, 7 पंजे 35, यानी कितनी बार गया? 7 बार, 7 पंजे 35, और फिर 17, 17 का भाग 17 में 1 बार। फाइनली 38 25 के हुए क्या अभाज्य गुणनखंड? 3 इंटू 3, यानी मैं लिख देता हूँ सीधा 3 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर, इंटू सीधे 17, कंप्लीट। ये हुए 38 25 के। फिर 5005, 5005 अभाज्य गुणनखंड। विषम संख्या है 2 तो नहीं, फिर 3 का भी नहीं, क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। सीधा देते 5 का, 5 का भाग पहले 1 बार, फिर 0 0, फिर 5 का भाग 1 बार। अब इसके अंदर 5 का भाग तो जाएगा नहीं, देख लो बोले 5 2 बार जाता 10, फिर 0 और 1 आता है, 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर 6 और 6 तो भाज्य संख्या 7 का देते हैं, तो 7 का भाग इसमें 7 एकम 7, पीछे रहे 3 30, 7 चौक 28, पीछे रहे 2, बिल्कुल 7 का जाएगा, यानी कि 7 का भाग देते हैं, तो 7 एकम 7, पीछे रहे 3, फिर गया 7 चौक 28, 29 और 30 2, फिर 7 तिया 21, यानी गया 3 बार। 143, 143 में 7 का भाग 7 गुना 2 14, 3 रहते नहीं जाता है, 8 का नहीं देंगे, 9 का नहीं देंगे, 10 का नहीं देंगे, 11, 11 का भाग देते 11 एकम 11, फिर पीछे कितने रहते? 11 से 12 13 14 3 33, बिल्कुल जाता है, हम 11 का भाग देंगे। कितनी बार किया? 11 एकम 11, फिर पीछे कितने रहे? 3 33, 3 बार गया। और अब 13 के अंदर सीधा 13 का भाग 1 बार, 5005,
के टुकड़े क्या हुए 5 × 5 × 7 × 11 × 13, ये हुए 5005 के। फिर है 7 4 2 9 के टुकड़े करते हैं। सबसे पहले विषम संख्या 2 तो छोड़ ही दो, फिर देते हैं 3 का, तो 3 का भाग 9 से 10 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 में नहीं जाता, मतलब 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जी, 5 भी नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 13 13 54, 13 भी नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 16 का तो देना नहीं, 15 का भी नहीं देना, 17, हाँ 17 का जा सकता है। यानी देख लो 7 4 2 2 9, अगर 17 का भाग देते हैं तो पहले 17 चिमतर आ रहे हैं, मतलब 70 चौक 68, पीछे रहे 68 से 6 2, फिर आए 62, तो 68 से छोटी संख्या यानी 17 × 3 51, पीछे रहे 51, 51 से नहीं 62 है, 70 से 68, 70 3 51, हाँ बिल्कुल, 2 में से 1 गया, पीछे रहा 1, 6 में से 5 गया, पीछे रहा 1, 2 उतार दिए थे, अब रहे 9, और 119 के अंदर 17 का भाग पूरा पूरा जाता, 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 70 चौक 68, 70 5 85, 70 6 102, 17 7 119, 7 बार बिल्कुल जाता है, 17 7 119 0 बिल्कुल। 17 का भाग कितनी बार गया, 4 बार, 3 बार, 7 बार, 7 बार ही गया बिल्कुल, 17 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार गया, बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर 17 का भाग देते हैं वापस, तो 34, पीछे रहे 34 44, नहीं जाता है, 17 का भाग लगभग नहीं जाना चाहिए, 4 3 7, 17 × 2 34, 34 से 44, ये 43 9 7 97, बिल्कुल 17 का भाग इसमें नहीं जाता। फिर 18 का नहीं देंगे, 19 का देते हैं, तो 19 का भाग कितनी बार जाएगा, पहले 19 से कम 19, 19 दूना 38, पीछे रहे 38 से 39 40 5 57, 19 का भाग 57 में 3 बार, 19 दिया 57, पीछे रहा 0, यानी कि 19 का भाग कितनी बार गया 23 बार, और 23 खुद अभाज्य संख्या है 1 बार, यानी कि 7 4 2 9 के टुकड़े हो जाएंगे 17 × 19 × 23, ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, ये रहे 140 के, ये रहे 156 के, ये रहे 38 25 के, ये रहे 5005 के, और ये रहे 7 4 2 9 के। दूसरा प्रश्न है एचसीएफ ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना, और फिर वो जांच करना जो आपको बेसिक में बताई थी। सुनो, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 13 बार और 13 का भाग 1 बार, बस। और 91 के करेंगे तो सीधे सीधे देखेंगे 2 3 4 5 किसी का भाग नहीं जा रहा है, 9 और 1 10 होते हैं, विषम संख्या है, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 7 का 7 1 कम 7, 7 से पीछे रहे 2, 7 दिया 21, और फिर 13 का भाग 1 बार, ठीक। अब हम लिखते हैं 26 की जगह, 26 की जगह आएगा 2 × 13, और 91 की जगह आएगा 7 × 13। अब सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड है 13, फाइनल हो गया, और एलसीएम में 1 बार सब, कौन कौन, 2 भी लेने, 13 भी लेने, और 7 भी लेने, और सबसे अधिकतम घात। तो सुनो, ये क्या हो जाएगा, 7 दिया 21 हासिल 2, 7 एकम 7, 7 से 8 और 9 91, और 13 × 7 91, और फिर है 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और 9 × 2 18, 182, ये आया इसका एलसीएम। अब जांच करनी है, जांच में क्या करना है, इधर देख लो, जांच में करना है 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एलसीएम × एचसीएफ, दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों पूर्णांक कौन कौन है,
26 इंटू 91 बराबर SCF और LCM क्या है? SCF आया 13 और LCM आया 182। देखो पहले तो 26 इंटू 91 यानी दोनों संख्याओं का गुणा करना है और गुणा करने के बाद आपको SCF इंटू LCM करना है। तो 26 इंटू 91 करोगे तो आपके ये हो जाएगा 2366 और इन दोनों का गुणा करोगे तो भी होगा 2366 यानी कि दोनों साइड बराबर है। बिल्कुल जांच सही पाई गई। दूसरा देखो, सबसे पहले 510 के आपको बाजी गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग 2 बार, फिर 5 बार और फिर 5 बार, सीधा 255। वैसे 510 का 255 दिख रहा है, 250 और 5 ज्यादा। फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 और 2 7, 8 2 10 11 12, 3 का बिल्कुल जाएगा। 8 तिया 24 और 1 25, 5 तिया 15। अब 8 और 5 13 होते हैं, 3 का नहीं जाएगा, 4 नहीं 5 का जाएगा, 5 एकम 5 और फिर 7 पंजे 35, फिर 17 का भाग 1 बार, कंप्लीट। फिर 92 के अंदर देना, 92 के अंदर सम संख्या 2 का भाग जाएगा, पहले 4 बार, 4 दूना 2 8 1, फिर 6 बार, फिर 2 का भाग 2 बार और 3 बार और फिर 23 का भाग 1 बार। ये हो गए दोनों के अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करना है? 510 जिसके टुकड़े हुए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और फिर आया 92, इसके अभाज्य गुणनखंड हुए हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। अब सबसे पहले HCF कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो 2 और कोई नहीं और दिन तुम का 2, HCF तो फाइनल हो गया। LCM सब में एक बार होना चाहिए, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 17 भी लेने हैं और 23 भी लेने। LCM में सारे फैक्टर एक बार, उमनिष्ठ वगैरह नहीं। SCF लेते हैं तब उभयनिष्ठ यानी ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो, लेकिन जब LCM लेते हैं, LCM हम ज्ञात कर रहे हैं, और जब LCM लेते हैं तो उस टाइम आपको एक बार सारी संख्या लेनी है और अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात है 2, 2 की घात 2, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो LCM आएगा 23 4 60। यह आया है इसका LCM। अब दो जांच करनी है, पहला पूर्णांक मान लीजिए A, दूसरा पूर्णांक B बराबर HCF इंटू LCM। पहला पूर्णांक क्या दिया हुआ है? 510 और दूसरा 92। अब इन दोनों का क्या करना है? गुणा। क्या करना है? गुणा। 510 इंटू 92, 510 और 92 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 46 9 20, 46 9 20। और दूसरी साइड SCF क्या आया है? 2 इंटू LCM क्या आया है? 23 4 60। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 इंटू 2 0, 6 इंटू 2 12, 80 ले 1, 4 इंटू 2 8 और 1 9, 3 गुना 2 6 और 2 इंटू 2 4, 46 9 20, 46 9 20 दोनों साइड कम। तीसरा पॉइंट 336। सबसे पहले 2 का भाग 1 बार, फिर 2 का भाग 6 बार और फिर 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 1 13, 13 में मतलब 12 बार, 6 बार फिर 8 16, 2 का भाग पहले तो गया 2 का भाग 8 बार, 8 इंटू 2 16 और यहाँ गया 4 बार, फिर 2 का भाग वापस 4 बार 2 बार, फिर वापस 2 का भाग 2 बार 1 बार, अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का भाग 7 बार और 7 का भाग फिर 1 बार, यानी 336 के टुकड़े बने हैं आपके 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, दूसरा 54। इसमें सीधा सीधा 2 का भाग जा रहा है, पहले 2 बार और फिर 7 बार, फिर 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार, यानी कि 54 के टुकड़े हो गए हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब सबसे पहले लेते हैं HC यानी कि वहां आ जाओ HCF कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, 2 है 2 है बिल्कुल है, 3 है 3 है, यानी क्या लेना है? 2 इंटू 3। सबसे न्यूनतम घात 2 की न्यूनतम घात 1 है, 3 की न्यूनतम घात 1 है, यानी कितना हुआ? 3 गुणा 2 6, HCF आया 6। अब ज्ञात करना है LCM। LCM के अंदर आपको सभी संख्या लेनी है एक बार, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 2 3 और 7, 2 की अधिकतम घात 4 है, 3 की अधिकतम घात स्क्वायर है
और यहाँ पर 2 इंटू 2 की घात 4 यानी 2 को 4 बार गुणा करना है, 3 का स्क्वायर करना है और इसका पूरा गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके 3024। ये आया है आपके एलसीएम। अब आपको करना है दो पूर्णांकों का गुणनफल इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो पूर्णांक गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहला पूर्णांक 336 इंटू दूसरा पूर्णांक 54, दोनों का गुणा करना एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या आया था जस्ट 6 इंटू एलसीएम क्या आया 3024। दोनों पूर्णांक गुणा करना है, 336 का गुणा 54 से करना है तो ये हो जाएगा 18144 और इस साइड भी इसका गुणा करोगे 18144, यानी दोनों साइड बराबर है। गुणा आप करके देख लेना एकदम सही। अगला तीसरा प्रश्न है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, वो भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा। 12 के अभाज्य गुणनखंड करने, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। फिर 15 के करने, 15 में 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। फिर 21 के करने, 3 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। 2 के टुकड़े किया हुए 2 का स्क्वायर इंटू 3। फिर आपने 15 के किए तो 15 के किया हुआ है 3 इंटू 5 और फिर आपने 21 के किए कितने हुए 3 इंटू 7। चलो एचसीएफ निकालते हैं। कॉमन फैक्टर जो सब में होना चाहिए कौन है 3 3 3 3, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है तो एचसीएफ फाइनल आया 3। एलसीएम ज्ञात करते हैं एक बार सब, 2 भी लेना, 3 भी लेना, 5 भी लेना, 7 भी लेना। अधिकतम घात 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5, ये 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 35 इंटू 3 105 और 105 का गुणा करना है 4 से तो 100 इंटू 4 400 और 5 इंटू 4 420। 420 एलसीएम। चलो इसका 17 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 17 का भाग 17 में एक बार पूरा हुआ, 23 में 23 का भाग 23 में एक बार पूरा हुआ, 29 का भाग 29 में एक बार पूरा हुआ। 17 के टुकड़े बने हैं 17 इंटू 1, 23 के टुकड़े बने हैं 23 इंटू 1 और 29 के टुकड़े बने हैं 29 इंटू 1। एचसीएफ क्या दिख रहा है कॉमन, 1 के अलावा कुछ नहीं, एचसीएफ आया 1 और एलसीएम आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तीनों के गुणा करने, जो उत्तर आता है वो इसका एलसीएम। ये इसका आंसर आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में। कौन कौन कर पाता है, इतने करवाए एक, ये आपको करना है। चलो 8 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। 9 के अंदर 3 का स्क्वायर है तो 3 बार और 1 बार। 25 का है 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो फाइनली 8, 2 का क्यूब, 9 3 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर। कुछ नहीं है, गुणा में 1 तो लिख ही सकते हैं, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। एचसीएफ क्या आया, कुछ नहीं है, 1 तो आया। और एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। यानी आपको करना है 25 इंटू 9 इंटू 8, क्योंकि 2 का क्यूब क्या हो गया 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब करो गुना, 25 इंटू 8 पहले ही कर दो, 25 इंटू 8 हो जाएंगे 200 इंटू 9, यानी आपको क्या करना है 200 इंटू 9, पहले तो डबल जीरो, 9 इंटू 2 18, यानी एलसीएम कितना आया है 1800। एचसीएफ क्या आया 1, यहाँ पर ये आपको बताना है एचसीएफ कितना आया 1, यहाँ पर एचसीएफ कितना आया 3, एलसीएम कितना आया 400। चौथा प्रश्न, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9 और दो पूर्णांकों का 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 9 और इन्हीं दो पूर्णांक का आपको क्या ज्ञात करना है एलसीएम। यानी कि दो पूर्णांक दिए हुए हैं, एचसीएफ दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है एलसीएम। सबसे पहले देख लो, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बेसिक में कि हमेशा दो पूर्णांक हो
तो दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर, यानी दोनों पूर्णांक आप गुणनफल करते हो तो वो किसके बराबर आएगा, HCF इंटू LCM। दो पूर्णांक, यहाँ पर दो पूर्णांक कौन कौन से, पहला पूर्णांक है 306 और दूसरा पूर्णांक है 657, यानी हम लिख सकते हैं A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। पहला पूर्णांक है 306 इंटू दूसरा पूर्णांक है 657 बराबर HCF दिया हुआ कितना 9 इंटू LCM। हमें LCM ज्ञात करना है, 9 गुणा में सामने आते ही भाग में, यानी LCM बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 बट्टी 9। 9 गुणा में थे, सामने आते ही भाग में। अब देखो, या तो दोनों को गुणा करके फिर भाग दो या डायरेक्ट भाग दे दो। डायरेक्ट भाग जा रहा है, 9 का भाग पहले, 9 तिया 27, 28 29 30 पीछे रहे 3, फिर गया 9 का भाग, 9 इंटू 1, 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36, यानी कितनी बार गया, 34 बार। तो LCM बराबर 34 इंटू 657। चलो गुना करते हैं, 657 का गुना करना है 34 से, 7 चौक 28 हासिल 2, 4 पंजे 20, 21 22 हासिल 2, 624 25 और 26, फिर 7 तिया 21 हासिल 2, 5 तिया 15, 16 और 17 हासिल 1, फिर 6 तिया 18, 18 और 1 19, जोड़ दो, 8 का 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13 हासिल 1, फिर 9 और 1 10, 11 और 12 हासिल 1, 1 और 1 2, 22 3 38। LCM आया है 22 3 38, 22,338 ये आया है। इस तरह के आप दो पूर्णांक दिए हुए हैं और HCF और LCM में से कोई एक वैल्यू दी हुई है तो दूसरी आप फाइंड इस तरीके से कर सकते हो, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। पांचवा प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है उसे कहते हैं प्राकृत संख्या, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, गिनती में, काउंटिंग में किया जाता है। तो कोई प्राकृत संख्या n के लिए, यानी n का मान क्या आने वाला है, कोई भी प्राकृत संख्या में है, और एक संख्या दी हुई है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 6 की पावर n और n की जगह आपको प्राकृत संख्या रखनी है। जैसे कि आपने रख दिया n बराबर 1, तो 6 की पावर 1 यानी उत्तर आया 6। n बराबर रख दिया 2 यानी 6 का स्क्वायर, तो कितना आया 36। फिर आपने रख दिया n बराबर 3 यानी 6 का क्यूब, तो यह आया 216। 216 इस तरीके से। अब यहाँ क्या देखना है कि आप 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, इस तरह आगे रखते जाते हो और इससे जो आंसर आता है वो क्या 0 पे समाप्त होती है, यानी इसके पीछे सबसे लास्ट वाला अंक है इकाई का अंक, क्या वो 0 पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है, इसकी जांच करनी है। देखो, इसके लिए हम इस तरह ट्राई नहीं कर सकते, ये तो अनंत तक संख्या चल रही है, रख के थोड़ी देख सकते हैं कि कोई ऐसी कई कंडीशन आ रही है कि 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए एकदम व्यवस्थित कॉन्सेप्ट है। सुनो, एकदम बेसिक से चीज, जो 0 पर संख्या समाप्त होती है वो क्या हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, ये 0 पर समाप्त होती है। और इसके आप अपाई गुणनखंड करते हो तो वो क्या होते हैं, 2 इंटू 5। इसके क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 पंजे 20। अब इसके करते तो इसके क्या होते हैं, पहले 2, फिर हो गए 15, फिर 3 इंटू 5 यानी 2 इंटू 3 6 और 6 पंजे 30। इसके करते हैं तो 2 इंटू 20 हो गए, 2 इंटू कितने हुए 20 के बाद 10, फिर 2 का बाद हुए 5 और फिर 5। 50 के करते हैं तो 2 इंटू कितने हो गए 25, फिर 5 इंटू 5। इसमें कॉमन बात आपको दिख रही है, जो 0 पर समाप्त होती है उसमें 2 और 5 के गुणज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 और 5, भले आप कितनी भी पावर लगाओ। जैसे कि आपने इसको लिख दिया
2 इंटू 5, इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 5, इसको लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको लिख दिया 2 का क्यूब इंटू 5, इसको लिख दिया 2 इंटू 5 का स्क्वायर। क्या मिल रहा है? 2 इंटू 5 100% आता है, जो 0 पर समाप्त होती है। यहाँ भी बस वही कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो कैसे हल करोगे। यहाँ पर जो संख्या दी हुई है 6, और 6 के हम करेंगे अपाजी गुणनकर। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, यानी 6 के अपाजी गुणनखंड क्या आई है? 2 इंटू 3। अब जो 0 पर समाप्त होती है 6 की पावर n, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, लेकिन हम कहेंगे कि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। यहाँ पर केवल 2 आए हैं, 5 नहीं आया, यानी कि 5 की कमी है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगला छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? जाइए और पहले वीडियो को देखिए, वहां पर कंप्लीट बताया है कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो, सव्यम वो संख्या है वो आ जाए, इसके अलावा भी कोई हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। लेकिन ऐसी संख्या जिसका HCF के ऊपर 1 हो और सव्यम हो, सीधी सरल भाषा में ऐसी संख्या जिसके अंदर 1 का भाग जाता है, सव्यम का जाता है, इसके अलावा भी अगर किसी का भाग जाए तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसके अंदर सव्यम का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। बिना कोई इतनी मोटी गुणनफल किए बिना हम जांच करेंगे। सुनो, सबसे पहले ये दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो ये गुणनफल में प्लस 13, तो हम इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या आ रहा है? 13। पीछे रहे 7 इंटू 11 इंटू 13 तो बाहर चले गए, 1 लिख लो मान लो, प्लस 13। अब 13 अंदर, 11 इंटू 7 77 इंटू 1 प्लस 13, तो ये हो गए 13 और 7 और 3 10, 7 और 1 8 और 1 9, यानी ये। अब सीधे सीधे आप इनको आगे पहले गुणा कीजिए या मत कीजिए, सीधे समझ जाइए। इसके अंदर 1 और सव्यम के अलावा इसके अंदर यहाँ से काट सकते, 13 का भाग जा रहा है, यहाँ से भी 13 का भाग जा रहा है, 90 के अंदर भी और संख्याओं का भाग जा रहा है। और आगे हल करके देखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल देख सकते हो। 13 का गुणा किया 0 से तो 0, और 13 का गुणा किया 9 से तो 117, यानी 1170। अब ये बता दो खुद आप, भाज्य संख्या का भाज्य संख्या है, सव्यम और 1 के अलावा सम संख्या 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। यहाँ 1 व सव्यम के अलावा भी HCF है, अतः ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। समझ गए अच्छी तरह? अगले वाला सुनो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से यहाँ तक गुणनफल में प्लस 5। दोनों में क्या कॉमन है? इसमें और इसमें 5 कॉमन है। 5 कॉमन ले लिए, पीछे क्या रहे? 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। अब आप सीधा ही देख लो, इनके अंदर 1 और सव्यम के अलावा यहाँ से सीधा 5 का भाग जा रहा है। फिर भी पूरा करके देखना तो देख सकते हो, यहाँ से 7, यहाँ से गुणा करते करते आओ, 3 गुणा 2 6, 6 इंटू 4 624, यानी 7 इंटू 6 इंटू 24 प्लस 5, तो ये हो गए 5। अब ये वाला गुणा करो, 7 इंटू 24 इंटू 6, 6 इंटू 4 624, हासिल 2, 6 इंटू 12 13 और 14 प्लस 5 गुणा कर दो, 7 इंटू 4 7 चौक 28,
हासिल 2, 7 चौक 28, 29 और 30, हासिल 3, 7 एकम 7, 7 और 3 10, यानी 1008 प्लस 5, तो ये हो गया 1008 और 5 1008 से 9 10 11 12 13, और इसका गुना 5 से करते तो 5 तिया 15, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 0 0, 5 एकम 5, 5065, जिसके अंदर इसका एचसीएफ सवयव 1 के अलावा इसका 5 भी है। देखो 5 का भाग भी जा रहा है, अतः ये भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। वही कंडीशन बतानी है, कंप्लीट। वैसे यहाँ करके बता सकते हैं, लेकिन एकदम हम लास्ट तक पहुंचे, पूरी कैलकुलेशन आपके दिमाग में बैठे। प्रश्न संख्या 7, 1.1 का लास्ट प्रश्न सुनो। एक सोनिया और एक रवि नाम के 2 खिलाड़ी हैं, और एक वर्ताकार मैदान है जिसके चारों तरफ एक ट्रैक बनी हुई है। यहाँ से सोनिया भी दौड़ना शुरू करती है और यहीं से रवि भी दौड़ना शुरू करते हैं। जब सोनिया यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और पूरा राउंड लगाकर वापस इसी जगह पर आती है, तो उसको लगती है 18 मिनट। उसी जगह रवि नाम का लड़का यहीं से भागना शुरू करता है और पूरा चक्कर लगाकर यहाँ पर आता है, तब इसको लगती है 12 मिनट। यानी रवि फास्ट दौड़ रहा है, सोनिया थोड़ी धीरे दौड़ रही है। तो हमें इतना समझ में आता है कि जब सोनिया यहाँ से भागकर यहाँ तक आएगी, तब रवि पूरा चक्कर लगाकर आगे निकल चुका होगा। वापस सोनिया यहाँ से शुरू करेगी और पूरा चक्कर लगाकर यहाँ पर आएगी, तब रवि एक और चक्कर लगाकर यहाँ आ चुका होगा। और तीसरी बार जैसे वो पूरा चक्कर लगाकर यहाँ पर आएगी, रवि एक और एक्स्ट्रा चक्कर लगाकर इतना आगे आ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर रवि और सोनिया दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि रवि फास्ट दौड़ रहा है, सोनिया थोड़ी धीरे दौड़ रही, उसको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। एक्स्ट्रा टाइम में वो थोड़ा और आगे निकल जाता है, थोड़ा और आगे निकल जाता है, और थोड़ा और निकल जाता है। हो सकता है अगली बार और एक ऐसा कंडीशन लेकर आए, उसी समय पर मिल जाए। तो हमें बताना है कितने समय बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। यहाँ पर 18, यानी कि 18 के गुणनफल करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 किया 9, 9 इंटू 2 18, और 12 के करेंगे तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 दिया 12। हमें इसका निकालना एलसीएम, अधिकतम वो कितना टाइम होगा जिसके बाद मिलेंगे, अधिकतम निकालना है। अधिकतम 12 और 18 से तो कोई कम होगा नहीं, इसलिए एलसीएम की तो कोई संभावना नहीं, एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब सब लेना एक बार। यहाँ पर लेते हैं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और यहाँ लेते हैं तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी आपको 2 भी लेने 3 भी लेने, और अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात 2, 3 की अधिकतम घात 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, यानी दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। और 36 मिनट बाद दोनों कितने राउंड निकालेंगे या कितने चक्कर काटेंगे, तो हम वो भी बता सकते हैं कि सोनिया एक राउंड लगाती है 18 मिनट में, तो 36 मिनट में कितने राउंड लगाएगी भाई, 36 मिनट, और एक राउंड लगाती है 18 मिनट में, तो 18 का भाग 36 में, 18 इंटू 2 36, 2 चक्कर, कितने राउंड, 2 राउंड। और अगर रवि की बात करें तो रवि 36 मिनट और एक राउंड निकालता है, 36 मिनट तक राउंड निकालेगा, और एक राउंड निकालता है 12 मिनट में, तो कितने राउंड निकालेगा, 12 तिया 36, यानी 12 तिया 36, 3 चक्कर। और इस तरीके से 36 मिनट बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट। अब इसके बाद आने वाले सारे उदाहरण और 1.2 के सारे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट, और ये चीजें होते ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और अब कंटिन्यू क्रम में चलेंगे। पर डे आपको जो आने वाली क्लास ज्वाइन करते रहना है और अपनी मैथमेटिक्स के खिलाड़ी बनना है। पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स की जो बुक चलती है उसके सारे पूरे पहले कंप्लीट बेसिक, फिर उसमें आने वाला पूरा कॉन्सेप्ट, उस पर आधारित जितनी भी थ्योरम होती है वो सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा
प्रीवियस ईयर में जितने भी बोर्ड एग्जाम, लगभग हम 10 साल मान के चलो, 10 वर्ष के सारे पेपर करवाए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी मोस्ट प्रश्न है वो करवाए जाएंगे। इसलिए अब सीरीज शानदार चलने वाली है, चीजों से जुड़े रहना।